दोस्तों नमस्ते, मैं कुमार सावन, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान। दोस्तों आज की अपनी इस क्लास में पशु परिचर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र का हल करने का तरीका क्या हो, परीक्षा के पूर्व एवं परीक्षा के दौरान ध्यान रखने योग्य बिंदु क्या हो, इन बिंदुओं पर हम आज अपनी इस क्लास में इन बिंदुओं पर अपनी यह क्लास रहेगी। तो मैं पहले अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि किसी भी परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने का तरीका जिस अभ्यर्थी का बेहतर हो दूसरों की तुलना में, तो उसको मेरा मानना है कि 3 से 5 अंक, अधिक में नहीं कह सकता, लेकिन 3 से 5 अंक अपने साथी अभ्यर्थी से अधिक अंक आएंगे। और इस मेरे व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मैं प्रश्न पत्र हल करने का तरीका बताना चाहूँगा। प्रश्न पत्र हल करने का तरीका। अभ्यर्थियों, मैं कहना चाहूँगा पहला यह तरीका रहेगा कि आप एक प्रश्न को हल किया, उसके बाद उसका उत्तर OMR में उसको बबल्स को काला कर देना। फिर दूसरा प्रश्न हल किया, OMR में बबल को काला कर देना। तीसरा प्रश्न हल किया और OMR शीट में बबल्स को काला कर देना। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका प्रश्न पत्र का हल करने का ये रहेगा कि आप प्रश्न पत्र को 30-30-30 के स्लॉट में प्रश्न पत्र को हल करो। आपके 150 प्रश्न आएंगे तो 30-30-30-30 के स्लॉट में आप हल करो। ये दोनों तरीके हैं। आपको एक प्रश्न हल किया और दूसरा प्रश्न हल किया, OMR में गोला भरा, तीसरा प्रश्न हल किया, OMR में गोला भरा, या 1 से 30 प्रश्न हल करो। फिर उसमें जो प्रश्न आते हैं पेपर में हल्का सा टिक लगा दो। आपको शिक्षक महोदय मना नहीं बोलेंगे। दूसरा प्रश्न नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा प्रश्न आपको आता है तो पेपर में उसको टिक मारकर 4 ऑप्शन है, उसमें जो भी आपको उचित लगे उस पर टिक मार दो और उसको उस तरह 30 में से मान लो आपको 21 प्रश्न आए तो 1 से 30 हल कर दे। उसमें 21 प्रश्न आपने हल किए तो 21 सवालों के जवाब आप OMR शीट में उस बबल्स को काला कर दो। फिर 31 से आप 60 प्रश्न हल करो। फिर उसमें से आपको आगे 25 प्रश्न आए तो उनको 25 प्रश्नों को आप उसमें जो भी उचित उत्तर था उसके OMR में उसको भर दो। फिर आप 61 से 90 प्रश्न हल करो। उसमें आपको आते 17 प्रश्न हल, तो उसको आप OMR में भर दो। आपको शिक्षक महोदय मना नहीं बोलेंगे। आप हल्के से जो 4 ऑप्शन रहेंगे ABCD, उसमें आपको जो भी उचित लगे हल्का सा टिक कर दो आप। अब मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, इन दोनों तरीकों में जो स्लॉट में भरोगे 30 प्रश्न हल करके आप OMR में भरोगे, वह तरीका अच्छा रहेगा। तो आपको जो उचित लगे वो करो, उसमें कोई आपको नुकसान या फायदा या नुकसान नहीं होगा। इन दोनों तरीकों में आपको जो भी तरीका बेहतर लगे, उत्तम लगे, आप करो। लेकिन जो मेरी राय बताई कि दोनों तरीकों से मैंने परीक्षाओं में प्रश्न पत्र हल किए, लेकिन गणित भी हैं तो मेरे अनुसार क्रम के अनुसार ही प्रश्न पत्र हल करना। 1 से लगाकर 150 प्रश्न, 1 से लगाकर 150 प्रश्नों को आपको हल करना है। मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको प्रश्न पत्र को 1 से लगाकर 150 प्रश्न पत्रों को आपको क्रमानुसार करना है। जो गणित के सवाल आएंगे उनको आपको आखिरी में करना है। मैं फिर कह रहा हूं अभ्यर्थियों को, आपको प्रश्न पत्र 1 से लगाकर 150 क्रमानुसार करने हैं। गणित के जो सवाल आएंगे उन सवालों को आपको आखिरी में हल करना है।
अब मैं अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि प्रश्न पत्र को कितने चरणों में हल करें। ये मुख्य बात है, कितने चरण में हल करें। मेरा मानना है आपको प्रश्न पत्र को 2 चरणों में हल करना है। पहले चरण में आपको जो सवाल 100% आ रहे हैं, जिन सवालों में आप 100% आश्वस्त हो, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको 100% आते हो, पे एक क्लिक में आते हो, उन सवालों का आप हल कर दो। मैं अभ्यर्थी को कहना चाहूँगा कि पहले चरण में आपको जो प्रश्न अच्छे से आए उनको हल कर दो। दूसरे, आपको ऐसा भी प्रश्न लगे कि थोड़ा भी डाउट हो कि इसका उत्तर ये हो सकता है या ये हो सकता है, ऐसे प्रश्न को 2 ऑप्शन तक के प्रश्न को और 3 ऑप्शन तक के प्रश्न को आपको दूसरे चरण में हल करना होगा। और बीच में जो गणित के प्रश्न आते हैं, जो गणित के प्रश्न आएंगे, उनको आपको नहीं छूना है। तो मेरा मानना यह है कि जो 5 भाग हैं, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, सामान्य विज्ञान, समसामयिक मामले एवं पशुपालन संबंधित प्रश्न, इन 5 भागों को आपको पहले प्रश्न हल करना है और गणित के सवालों को बाद में हल करना है। पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रश्न 100% आता है उसको हल कर दो, और उसके बाद आप पहले चरण में, मैं कह रहा हूँ, जैसे कि गणित के सवाल छोड़ दिए, गणित के मान लो 30 सवाल, 25 से 30 आएंगे, उसको बाद में करना है। अब 120 सवाल रहे। 120 सवाल में आपको पहले चरण में आपको 65 सवाल आते हैं, 65 प्रश्न आते हैं, तो 65 प्रश्नों को ही हल करो। उसके बाद जो 2 ऑप्शन के हैं, 2 ऑप्शन तक हैं या 3 ऑप्शन तक हैं, उसमें से आपके उत्तर 2 ऑप्शन तक के प्रश्नों के उत्तर आपके हल हो जाएंगे। तो 2 ऑप्शन तक के प्रश्नों को दूसरे चरण में हल करना है। मैं फिर बताना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल सवाल नहीं आता है, उसको छोड़ देना है, और गणित के सवाल को छोड़ देना है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको प्रश्न पत्र 2 चरणों में हल करना है। गणित के 25 से 30 सवाल छोड़ दूं मैं, तो 120 प्रश्न रहेंगे। तो पहले चरण 1 से 120 प्रश्न देख लो, गणित के सवाल छोड़ दो। फिर दूसरे चरण में आप 2 ऑप्शन तक हो, तो उसमें तर्क वितर्क करके बेहतरीन उत्तर का चयन करके आप उसको हल कर दो। फिर 3 ऑप्शन तक भी हो और आप तर्क वितर्क करके 2 ऑप्शन तक अगर आते हो, तो उस प्रश्न को हल कर दो। बाकी बिल्कुल नहीं आता है, उसको छोड़ दो। मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरह हल करना चाहिए। जैसे कि आपके ये तरीका जो मैंने फॉलो किया बेहतर है। ये प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 मैंने ये बताया। अब मैं बताना चाहूँगा पहला प्रश्न आपको आ रहा है, वो 100% आ रहा है। तो पहले प्रश्न का आ रहा है, तो ABCD यानी 4 ऑप्शन है। पहला प्रश्न आ रहा है, तो उसमें 4 ऑप्शन में जो उपयुक्त उत्तर है उसको हल्का सा टिक कर दो। फिर दूसरा प्रश्न आपको आ रहा है, तो दूसरे प्रश्न क्रमांक पे आप टिक कर दो, और उसमें जो भी उपयुक्त उत्तर है उस पर आप हल्का सा क्लिक कर दो। आपको शिक्षक महोदय मना नहीं बोलेंगे। फिर आपको तीसरा प्रश्न ऐसा है कि आप डाउट हो, आप उस प्रश्न में 2 ऑप्शन तक डाउट हो, आप 2 ऑप्शन तक डाउट हो, आपको प्रश्न पत्र छाड़ते हुए हल करना है कि जैसे कि A है, B है, C है और D है। अब इसमें लगे कि ये तो है नहीं, D नहीं है, C नहीं है, और A या B इन दोनों में उत्तर हो सकता है। तो मेरा मानना है इसे प्रश्न क्रमांक पे आप गोला कर दो, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि इस प्रश्न को 2 ऑप्शन तक हूं और उसको मैं दूसरे चरण में हल करूंगा। चौथा सवाल ऐसा है जो बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल 4 ऑप्शन तक नहीं आता, भले 1/4 नकारात्मक अंक ने, फिर भी मेरा मानना है कि बिल्कुल आपको नहीं आता, ऐसे सवाल को आपको छोड़ना होगा, उसमें E ऑप्शन ही भरना होगा। तो बिल्कुल नहीं आता, उसके ऊपर कुछ नहीं करना है। और फिर आप ऐसा प्रश्न है कि 3 ऑप्शन में हो, 3 ऑप्शन तक में भी आप उसको
बबल्स को गोला कर दो। 3 ऑप्शन था, क्योंकि 3 ऑप्शन में है और बाद में आप उसको तर्क वितर्क द्वारा उसको छाड़ते हुए प्रयास करोगे, छाड़ते हुए हल करने का प्रयास करोगे, तो आप 2 ऑप्शन तक आ गए। तो 2 ऑप्शन तक आ गए तो उसको भी हल कर सकते हो। तो एक तो जो बिल्कुल नहीं आता है उसको आप छोड़ दो और 2 या 3 ऑप्शन पर आप गोला, प्रश्न क्रमांक पे गोला लगा दो। अब छठा प्रश्न है, आपको आता है उसको हल कर दो। उसमें सी है तो सी पे आप क्लिक कर दो, हल करो। और मान लो कि 7वां प्रश्न आपके मैथमेटिक्स का है तो उसको पहले चरण में नहीं करना है। 8वां क्वेश्चन है वो आपको आ रहा है तो टिक कर दो। उसमें ए प्रश्न, ए ऑप्शन आपको उपयुक्त लगे तो टिक कर दो। तो इसमें यह रहेगा कि अगर आपको 2 ऑप्शन में आप डाउट हो और आपने पहले चरण में उस प्रश्न को हल कर दिया, डाउट कर दिया, तो वो उस प्रश्न का उत्तर गलत होने की संभावना रहेगी। मेरा मानना है कि आप 2 ऑप्शन में, मैं बताना चाहूंगा अभ्यर्थियों को कि ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि है। आपने किसी चीज को रिवीजन किया, जिस तथ्यों को आपने बहुत अधिक बार रिवीजन किया तो वो एक क्लिक में उत्तर आपके हल हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि उनमें रिवीजन कम हो पाया तो फिर आप डाउट में रह जाओगे, अच्छे से याद नहीं कर पाए, अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाए तो आप डाउट में रह जाओगे। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसको दूसरे चरण में हल करना है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आप पहले चरण में आप उस प्रश्न को हल करोगे तो गलत होने की संभावना रहेगी, लेकिन उन प्रश्नों को आपको दूसरे चरण में हल करना है। तो दूसरे चरण में ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि ये कहती है कि आपने पूर्व में जो पढ़ा हुआ है वो आपकी स्मृति पटल पे आएगा ना। जैसे ही दूसरे चरण में जिस प्रश्नों पे आपने गोला लगाया है, इन प्रश्नों का हल करने जाओ तो तुरंत उत्तर निकलेगा, बी निकल गया, तुरंत उत्तर निकलेगा। तो पहले चरण में जो 100% आपको प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को आप हल करो। दूसरे चरण में जो 2 ऑप्शन तक आप डाउट हो उन प्रश्नों को हल करो। और जो गणित के जो सवाल आएंगे उन सवालों को आपको आखिरी में हल करना है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहले गणित के में 30 सवाल मान ले तो 25 से 30 आएंगे, है ना। 30 से अधिक नहीं आएंगे लेकिन 25 के आसपास आएंगे, तो 120 प्रश्न मान लो। 120 प्रश्नों में आपको फर्स्ट चरण में आपको मान लो कि 65 प्रश्न आते हैं तो आपने 65 प्रश्न हल कर दिए। दूसरे चरण में आप जो डबल डिप में हो, 2 ऑप्शन तक हो और आप 2 ऑप्शन तक हो और आप उसमें 25 प्रश्न 2 ऑप्शन तक हो तो आप उसमें हल कर दो। तो 65 और 25 90 प्रश्न हल हो गए। फिर गणित के जो प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों को मेरा मानना है 2 चरण हो जाए, आप आश्वान्वित हो जाओ कि मेरे 5 भाग हल हो गए हैं। अब मैथ में 5 भाग हल गए तो इन 5 भागों को आपको पहले 2 चरण में हल कर लेना। लगभग 2 से 2 घंटे 15 मिनट के आसपास, आपको 2 घंटे के आसपास के समय में हल कर देना। मैं फिर कह रहा हूं कि 120 प्रश्नों को आप जल्दबाजी में हल मत करना, क्योंकि आपके चयन के लिए यही प्रश्न चयन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गणित के प्रश्नों को आपको अंत में हल करना है। 2 चरण में आप राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, विज्ञान, करंट अफेयर्स और पशुपालन संबंधी जो प्रश्न आएंगे इनको पूर्ण रूप से आप हल कर दो। उसके बाद आपको गणित के सवाल हल करने बिल्कुल बीच में रहेगा। जिस प्रश्न आपके मैथमेटिक्स का आ जाएगा तो आपको तुरंत पता पड़ जाएगा और आपको उन प्रश्नों को हल कर देना है। तो ध्यान से हल करना है। एक महान दार्शनिक हुए थे सुकरात में, उन्होंने कहा था कि प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर है। सुकरात ने कहा था प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर है। आपको प्रश्न बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, जो उसमें महत्वपूर्ण कीवर्ड है उनके नीचे अंडरलाइन कर देनी है। निम्न में से असत्य है तो असत्य है, निम्न में से असत्य है तो असत्य के नीचे अंडरलाइन करनी है। निम्न में से शामिल नहीं है यूं बोला तो लास्ट में नहीं है तो नहीं पे आपको गोला करना है। निम्न में से कौन सा सही है तो उस पे अंत में गोला करना है।
अंत में अंडरलाइन करनी है। तो आपको ध्यान रहेगा कि आप पूर्ण रूप से सावधानी पूर्वक धैर्य से आप प्रश्न को पढ़ें और प्रश्न में महत्वपूर्ण जो कीवर्ड है उनके नीचे अंडरलाइन करें। और अंत में पूछता है निम्न में से असत्य है, असत्य है, तो 3 सत्य, एक 3 निम्न में से असत्य है, असत्य यानी गलत है, गलत है, तो 3 सही है, एक गलत है, 4 ऑप्शन में ABCD। तो उस अंतिम जो प्रश्न में पूछे गए कीवर्ड के नीचे भी अंडरलाइन करनी है। निम्न में से सत्य है तो 1 सत्य है और 3 असत्य है, तो निम्न से सत्य के बाद में अंडरलाइन करनी है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। और मैं कह रहा हूं कि आपको प्रश्न, क्योंकि 120 प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आपको प्रश्न एक बार में नहीं समझ में आया तो उस प्रश्न को दूसरी बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, क्योंकि गणित के सवाल आपको 10, 12, 15 तक जितने भी आएंगे उतने आएंगे, लेकिन आपकी चयन में भागीदारी 120 प्रश्न निभाएंगे। इसलिए आपको प्रश्न एक बार और दूसरी बार भी आप उसको ध्यान से पढ़ लो। एक बार में उत्तर निकल जाता है बिल्कुल एक लिंक में, ठीक है, लेकिन प्रश्न थोड़ा घुमाकर आपको पूछा गया तो उसको दूसरी बार में हल कर दो, उस प्रश्न को दूसरी बार पढ़ लो। प्रिय अभ्यर्थियों कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, एक बार पढ़ लो, नहीं समझ में प्रश्न आए तो दूसरी बार पढ़ लो, और प्रश्न को साथ साथ 4 ऑप्शन को अच्छे ढंग से पढ़ो, क्योंकि आप पहले चरण में प्रश्न और ऑप्शन को अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो आपका दिमाग कार्य करेगा और ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि द्वारा दूसरे चरण में उस प्रश्न का उत्तर निकलेगा। इसलिए आप प्रश्न को एक बार, नहीं समझ में आए तो 2 बार पढ़ो और पूरे ध्यान से 4 ऑप्शन को भी पढ़ो। और प्रत्येक प्रश्न को, ये तो है ही नहीं, डी तो है ही नहीं, बी भी नहीं है, अब ये सी और ए में कौन सा, ए उपयुक्त है, ऐसे चयन करो। तो छाड़ते हुए आपको प्रश्न हल करना है। प्रश्न हल करते समय आपको ध्यान रखना है शांति से, सहजता से, धैर्य से। आप प्रश्न पत्र देने बैठोगे और 5-10 मिनट में आप सामान्य हो जाओगे। थोड़ी बहुत आपको पहले वो रहेगा यार प्रश्न पत्र कैसा है कैसा नहीं, ऐसा थोड़ा रहेगा, लेकिन आपके जैसे प्रश्न पत्र आए, OMR शीट भरी और आपने कुछ प्रश्न पढ़े, उतने में आप सामान्य हो जाओगे। तो आपको सहज, शांत और धैर्य से प्रश्न हल करना है। जल्दबाजी में आपको प्रश्न हल नहीं करने, तनिक भी जल्दबाजी की तो आपका प्रश्न गलत होने की संभावना रहेगी, क्योंकि 3 घंटे का समय ने गणित में मेरा मानना है कि 25 के आसपास प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 25 में से भी आपने जो टॉपिक तैयार की है गणित में 12 से 15 आसपास, तो वो आपके आधे घंटे या 45 मिनट में हो जाएंगे, और बाकी जो 120 से 25 प्रश्न हैं वो आप 2 घंटे 15 मिनट तक आप हल कर सकते हो। ये मैंने बात बताई। अब मैं चौथे बिंदु की बात करूंगा, प्रिय अभ्यर्थियों, नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग। नकारात्मक अंकन। तो प्रिय अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा नेगेटिव मार्किंग पशु परिचर भर्ती परीक्षा में, प्रिय अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा में 1/4 नकारात्मक अंकन है। 1/4 का मतलब आपने 5 प्रश्न हल किए, 5 में 1 प्रश्न सही है आपका, 4 प्रश्न आपके गलत है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपने 10 प्रश्न किए, फिर मैं दूसरे उदाहरण द्वारा समझा रहा हूं, आपने 10 प्रश्न हल किए, 10 में से आपके 2 प्रश्न सही है और आपके 8 प्रश्न गलत है, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन मैं 10 प्रश्न हल किए, प्रिय अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा, आपने 10 प्रश्न हल किए, 10 में से आपके 6 प्रश्न गलत है और 4 प्रश्न सही है। तो 6 प्रश्न गलत है तो 1/4 में 4 प्रश्न गलत है तो 1 अंक कटेगा आपके जो सही है वो, और फिर 2 प्रश्न 6 तो फिर आधा अंक फिर जाएगा 2 में, तो आपके डेढ़ नंबर माइनस होगा। और आपके 4 सही है तो 4 में से 1.5 जाएंगे तो आपको आपके 2.5 नंबरों का फायदा होगा। 10 में से 6 प्रश्न गलत होने के बाद भी आपके 4 प्रश्न सही जाते हैं तो भी 2.5 अंकों का आपके फायदा होगा। तो इसमें 1/4 है। तो प्रिय अभ्यर्थियों, एक्यूरेसी तो जिसकी अधिक होगी उसकी चयन की संभावना अधिक रहेगी, लेकिन आपको 2 ऑप्शन तक आपको हल करने ही होंगे। जो अभ्यर्थी चयन लेते हैं तो वो जिसकी
जो मूल प्रश्न है एक्यूरेसी तो अधिक होंगी, लेकिन 2 ऑप्शन तक वो हल करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी माइनस मार्किंग में चले जाएंगे, नकारात्मक अंकन में चले जाएंगे, यूं करके 2 ऑप्शन तक हल नहीं करते हैं। 1/3 में मान लो कि 2 ऑप्शन तक आपके 150 में से मान लो 15 प्रश्न हैं तो हल कर दिए चलेगा, लेकिन इसमें 1/4 माइनस नकारात्मक अंकन है। तो 1/4 में मेरा यह मानना है कि आपको जो आते हैं वो तो करने ही है, जो आते हैं उन प्रश्नों तो हल करना ही है, लेकिन 2 ऑप्शन तक आप जितने भी प्रश्न रहे उन सबको हल करके आना ही है। ये मैं फिर कह रहा हूं आपको, जो मैं फिर कह रहा हूं कि जो एग्जैक्ट आते हैं 1 क्लिक में उनको हल करना है। 2 ऑप्शन तक आपके जितने 100% या तो बी है या डी है, बी या डी में एक ऐसे प्रश्नों को आपको हल करके ही आना है। बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं करके आते हैं, वो पीछे चले जाएंगे। भले मूल प्रश्न आपके अधिक है, लेकिन आपके 50 प्रश्न में डबल डिप में और 50 में से आप वो बिल्कुल नहीं हल करके आते हैं। दूसरा अभ्यर्थी 50 प्रश्न में से 50 प्रश्न 2 ऑप्शन तक हल करके आता है, तो 50 में से उसके 25 प्रश्न सही चले गए ना, 25 गलत हो गए, फिर भी वो तो आपसे जाएगा ना, आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए प्रिय अभ्यर्थियों, मेरा यह मानना है कि जो प्रश्न 100% आते हैं उनको हल कर लो, और 2 ऑप्शन तक जितने भी प्रश्न आपको आए, 2 ऑप्शन तक जितने भी प्रश्न में रहो हल कर दो। ने आपको कभी लगे 2-5 प्रश्न 3 ऑप्शन तक भी आप तर्क वितर्क करके आपको लगे कि ये हो सकता है, तो 3 ऑप्शन तक भी आप कर दो, हल कर दो, तो नुकसान मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि 1/4 नकारात्मक अंकन है। बाकी गणित के जो प्रश्न हैं, जो मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं, उसमें कोई 2 ऑप्शन नहीं है, कोई 3 ऑप्शन नहीं है, जो आता है उसको ही हल करो, जिसका उत्तर निकल रहा है वही हल करो। भले आप 25 में से गणित में से आपके 8 प्रश्न आ रहे हैं, उनको ही हल करो, उसमें कोई आइडिया आपका तर्क वितर्क नहीं काम लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं 3 ऑप्शन तक छोड़ो, जो प्रश्न 100% आए उनको हल कर दो, और 2 ऑप्शन तक जितने आए उतने हल करके ही आना है, ये मैं कह रहा हूं। भले 1/4 माइनस मार्किंग, इसलिए मैं कह रहा हूं 1/3 में थोड़ी रणनीति अपनी दूसरी रहती, तो ये 5वें विकल्प के बारे में मैं बताना चाहूंगा। उसमें आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ बोर्ड, दोनों ने 5वें विकल्प के लिए आपको अतिरिक्त 10 मिनट का समय दिया है। 3 घंटे का प्रश्न पत्र है, तो 3 घंटे के बाद आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। 3 घंटे के बाद आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। उस 10 मिनट के समय में आप आराम से, मान लो EMR में ABCDE ऑप्शन रहेगा, तो 5वां ऑप्शन आपके E रहेगा। तो मैं बताना चाहूँगा प्रिय अभ्यर्थियों, आपके 150 में से आपको 5वें ऑप्शन में बबल्स को काला कब करना है, वह प्रश्न जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा हो, जो प्रश्न आता है उसको तो हल करना ही है। 2 ऑप्शन तक आपको आते हैं वो भी हल करने, लेकिन बिल्कुल नहीं आता है 4 ऑप्शन में, उस ऑप्शन को पहले अपन छोड़ते थे क्योंकि नकारात्मक अंकन गिना जाता था, लेकिन अब ये अनिवार्य कर दिया है कि आपको बिल्कुल ही जो सवाल नहीं आ रहा है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको 5वां विकल्प भरना ही होगा। यानी OMR शीट में आपको 150 बबल्स को काले करने होंगे। आपने 130 प्रश्न हल कर दिए, लेकिन 20 प्रश्न ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, तो उन 20 प्रश्नों में आपको ई बबल्स को काले करने हैं। वो ध्यान से 10 मिनट खूब रहेंगे, 20 बबल्स को काले करने में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। लेकिन फिर मैं अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा, बहुत सारे अभ्यर्थी, अरे मेरे ई ऑप्शन है, कोई भरना मेरे को रह नहीं जाए, यूं करके 3 घंटे के पहले समय में उसको भरना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको नुकसान हो सकता है। अब आपको भाई, आप 15 मिनट पहले आप उसको ई बबल्स कर दोगे, तो लास्ट में तर्क वितर्क करोगे, उत्तर आपके निकले, पर वो प्रश्न हल हो सकता है, क्योंकि आपको अंतिम समय तक, कोई परीक्षा छोटी बड़ी नहीं होती, आप अंतिम समय तक जोर आजमाइश करोगे, तर्क वितर्क करोगे, तो उत्तर निकलेंगे। अब आपने 10 मिनट तो वो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उसके बाद अपने 15 मिनट पहले आपको ने ई बबल्स को काला कर दिया, तो आपके वो समय तो चला गया। फिर ई कर दिया तो उस प्रश्न को हल कैसे करोगे? अब अंतिम समय तक हल करना है, हल हो गया, फिर आपको लगेगा यार मैंने तो ई कर दिया, तो वो प्रश्न सही नहीं होगा। तो मैं प्रिय अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि आपको अंतिम 10 मिनट में आराम से OMR को ध्यान से देखना है,
और आपको पेपर में भी बिल्कुल वो छोड़ रखा है कि बिल्कुल 4 ऑप्शन तक आपको नहीं आ रहा है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपने छोड़ रखा है, तो आराम से 5वां प्रश्न ऐसा है कि 4 ऑप्शन तक नहीं आ रहा तो 5वां में ई ध्यान से भर दो, 9वां नहीं आ रहा 9वें से ध्यान से भर दो, 25वां ई है बिल्कुल नहीं आ रहा तो ध्यान से बबल्स को काला कर दो। मैं फिर बताना चाहूँगा, अगर आपके 5वें ऑप्शन में 10% से अधिक 5वां ऑप्शन भरना आप छोड़ दिया, जैसे कि आपने 120 प्रश्न हल कर दिए, 30 प्रश्न में ई ऑप्शन भरना है, लेकिन आपने 10% यानी 15 से अधिक 16 प्रश्नों के OMR शीट में ई बबल्स करना आप भूल गए या छोड़ के चले आए तो आप अयोग्य हो जाओगे, इस भर्ती परीक्षा से अयोग्य हो जाओगे। एक तो ये है कि 10% से अधिक ई ऑप्शन कोई अभ्यर्थी छोड़ेगा तो भर्ती परीक्षा से अयोग्य हो जाएगा। दूसरा यह है 6 प्रश्नों में आप ई ऑप्शन करना भूल गए तो आप में उसमें 1/3 नकारात्मक अंकन किया जाएगा, यानी जो आपके अंक आ रहे हैं उसमें से आपके 1/3 यानी कि आपके 2 अंक काटे जाएंगे जो सही है उसमें। 5वें ऑप्शन में आपको कितना नुकसान है, एक तो आपको 10% से अधिक अंक 10% से अधिक प्रश्न छोड़ के आओगे तो आप अयोग्य हो जाओगे। दूसरा है कि आप जो प्रश्न छोड़ोगे, जैसे कि आपने 3 प्रश्न आप ई ऑप्शन करना भूल गए, ई ऑप्शन में बबल्स को काला करना भूल गए तो आपके 3 प्रश्नों का एक प्रश्न जो सही है वो भी आपके अंक नकारात्मक अंकन हो जाएगा, 1 अंक माइनस हो जाएगा। इसलिए आपको 150 OMR में बबल्स को काला करके आना है। उसमें मैं फिर कह रहा हूँ 120 प्रश्न आपको आ रहे तो आप हल कर लो, 105 प्रश्न आ रहे तो हल कर लो, लेकिन 105 के बाद जो 45 प्रश्न रहेंगे उसमें बबल्स को काला करना है। 120 प्रश्न आ रहे तो 120 प्रश्न हल करो और 30 प्रश्न ऐसे रहे कि बिल्कुल नहीं आ रहे तो 30 प्रश्नों के सामने OMR में ई विकल्प का चयन कर आपको ई विकल्प आपको भरना है। वो आराम से 10 मिनट मिलेंगे, फिर आराम से आप बबल्स को काला करना। फिर मैं कह रहा हूँ प्रिय अभ्यर्थियों, आप बबल्स को ध्यान से काला करना। अगर आप 5वें का उपयुक्त उत्तर उचित उत्तर भी है और आपने 6ठे में बी पे आपने पेन की नोक भी आप पढ़ गई तो वह 6ठा प्रश्न आपके गलत हो जाएगा, यानी OMR में तनिक सी चूक करी तो आपको नुकसान हो सकता है। कि कितने प्रश्न हल करके आए, किसने प्रश्न हल करके आए या कितने प्रश्न हम हल करें, तो बहुत सारे अभ्यर्थी पूर्वाग्रह में रहते हैं। पूर्व से ये डिसाइड करके जाते हैं कि 150 में से मेरे को 110 प्रश्न हल करके आना ही है, 150 में से 90 प्रश्न हल करके आना है, 150 में से मेरे को 125 प्रश्न हल करके आना है। प्रिय अभ्यर्थियों, मैं कहना चाहूँगा आपको कि प्रश्न पत्र होने के बाद ही मेरिट का डिसाइड होता है। प्रश्न पत्र का स्तर क्या था, कितनी मेरिट जा सकती है, उसका आकलन होता है। तो मेरा मानना है कि कभी मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि मैंने किसी भी भर्ती परीक्षा में कभी मैं पहले से डिसाइड नहीं करके गया था कि मेरे को इतने प्रश्न हल करके आने ही हैं। मेरा एक ही टारगेट रहता कि जो प्रश्न एक क्लिक में आते थे, एक्यूरेट आते थे, उनको मैं हल करता और 2 ऑप्शन तक के प्रश्नों को मैं हल करके आता था। भले वह विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि आपको पूर्वाग्रह में नहीं रहना है कि कितने प्रश्न हल करके आए। अब उसके बाद भी पहला आपको ये मान के चलना है कि हमें जितने प्रश्न आते हैं उनको हल करना है और 2 ऑप्शन तक के प्रश्नों को हल करके अभ्यर्थी की तैयारी अलग अलग है। हर अभ्यर्थी की तैयारी अलग है। हर अभ्यर्थी मूल प्रश्न अलग अलग, कोई मूल प्रश्न 70 सही करेगा, कोई मूल प्रश्न 90 सही करेगा, कोई मूल प्रश्न 65 सही करेगा, कोई मूल प्रश्न 68 सही करेगा। तो सबके अलग अलग मूल प्रश्न सही होंगे, तो उसमें कोई ऐसा
फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है कि इतने प्रश्न हल करके आए, क्योंकि मेरिट अंतिम कट ऑफ प्रश्न पत्र आपको मिलेगा और आप बाहर आओगे तब पता पड़ेगा। गाइड करके आपको नहीं जाना है कि मेरे को 90 प्रश्न हल करके आना है, मेरे को 120 प्रश्न हल करके आना है। मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, आपको 40% अंक लाने जरूरी है, 60 अंक आने चाहिए। तो अधीनस्थ बोर्ड का जो पहले प्रश्न पत्र बनाने का तरीका, थोड़ा प्रश्न पत्र औसत से कठिन आता था, लेकिन मैंने एलडीसी के बाद स्टेनोग्राफर और सीईटी के जो प्रश्न पत्र हुए उस पे उन सब प्रश्न पत्रों को मैंने देखा, तो उसमें औसत या औसत से सरल उस तरह का प्रश्न पत्र पूछा जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि 60 अंक यानी 40% अंक वालों का चयन हो जाएगा। ऐसी नौबत आपके नहीं आएगी कि नहीं यार प्रश्न पत्र कठिन आ गया तो मेरे 40% अंक बढ़ेगा, नहीं बढ़े तो मेरे को कितने प्रश्न हल करने चाहिए, ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं अपने युद्ध में उतर रहे हैं तो आपके पास तर्कस में सभी तीर होने चाहिए कि प्रश्न पत्र का लेवल, मेरा मानना है कि औसत यानी एवरेज या एवरेज से थोड़ा सरल हो सकता है, क्योंकि मैं वह आपका प्रश्न पत्र सीईटी में पूछे गए प्रश्न पत्र, स्टेनोग्राफर में पूछे गए प्रश्न पत्रों के का जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे, जिन तरीकों से पूछे गए थे उन्हीं तरीकों से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि पेपर सेटर लगभग वही होंगे। लेकिन फिर भी मैं 60% की 40% अंकों की बात करूँ, 60% अंक लाने ही हैं। औसत से थोड़ा औसत पूछ लिया एवरेज, या औसत से थोड़ा कठिन पूछ लिया, तो आपको कितने प्रश्न करने होंगे। तो मेरा मानना है कि आपको पेपर आपके औसत बना दिया, औसत से थोड़ा कठिन बना दिया, तो मेरा मानना है कि आपको 75 से 80 के आसपास प्रश्न हल करने ही होंगे। तब जाके नकारात्मक अंक कट कटाकर आपके प्रश्न 60 अंक 60 से अधिक आएंगे, 60 से अधिक प्रश्न आपके सही होंगे और 40% अंक बढ़ेंगे। तो 40% अंक की दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैंने बता दिया कि औसत या औसत से कठिन आए तो आपको 75 के आसपास प्रश्न हल करके आना है, तो आपके कटकटा के 60 रह जाएंगे। लेकिन वह 40% अंक का इसमें आपकी दिक्कत नहीं आएगी, उसमें आपकी इसमें मेरिट निकलने की पूरी संभावना है। न्यूनतम पासिंग मार्क्स आ गए ना आपका चयन होगा, ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि जो अभी जो प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं उन्हीं प्रश्न पत्रों की तरह आपका प्रश्न पत्र आएगा। इसलिए मेरा मानना है किसी भी पूर्वाग्रह में मत रहे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के दिल में यही है कि 110 प्रश्न हल करके आए, पहले से जा रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों को यूं है कि 95 प्रश्न हल करके आए। अरे प्रश्न पत्र बाहर आएगा, उसके बाद ही आकलन हो पाएगा कि प्रश्न पत्र का स्तर कैसा था, कितनी मेरिट जा सकती है। तो पहले से पूर्वाग्रह में मत जाओ। हाँ, थोड़ा आप 1 तारीख जिसके परीक्षा 1 दिसंबर को पहली शिफ्ट में जो परीक्षा है वह नहीं आए, उसमें आपकी परीक्षा नहीं हो ना, आपको 2 तारीख 3 तारीख को परीक्षा हो, तो आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि इस तरह का प्रश्न पत्र पूछा जा रहा है, पूछे जा रहे हैं। राजस्थान जीके के इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा। फिर भी आप पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो सकते, क्योंकि हर व्यक्ति ने अलग अलग, हर व्यक्ति का लेवल अलग अलग है। किसी का लेवल 90 प्रश्न सही करने का, किसी के 85 सही करने का, किसी के 105 प्रश्न सही करने का। अब वो 75 प्रश्न हल करने वाला अभ्यर्थी ये सोचे 1 तारीख परीक्षा के बाद कि मैं वह एक दूसरा अभ्यर्थी 105 प्रश्न हल करके आया तो मैं भी उतने प्रश्न हल करके आऊं, वो संभव नहीं है। हाँ, वो संभव नहीं है। थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि इस तरह का प्रश्न पत्र पूछा जा रहा है। बाकी आप जबरदस्ती प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। आप एक पूर्व धारणा बना के जाओ कि मेरे को 120 प्रश्न हल करके आना है, तो ये कोई बात नहीं हुई। आप मूल प्रश्न आपको 80 आ रहे हैं और उसके बाद आपको 25 प्रश्न 2 ऑप्शन तक है, तो आप 105 प्रश्न हल करोगे। वो पहली शिफ्ट वाला अभ्यर्थी 120 प्रश्न हल करके आया, उसका लेवल था, उसने जान लगाई, उसने याद किया, उसने सब कुछ झोंक दिया, वो करेगा। अब आप 105 प्रश्न हल कर रहे हो, तो उसने 125
प्रश्न हल किए तो आप 105 के 25 प्रश्न हल करके आ गए, तो आप नकारात्मक अंकन में जाओगे। 20 प्रश्नों के आपके कट जाएंगे, अब 5 नकारात्मक अंकन में चले जाओगे। तो मेरा मानना यह है कि आप 1 तारीख का प्रश्न पत्र पूछे जाने के बाद भी पूर्व धारणा पालकर मत जाइए कि मैं इतने प्रश्न करके आऊंगा, मैं तो आज तक नहीं गया। परीक्षा के 5 दिन बचे हैं। अब आपको टेस्ट सीरीज, बहुत सारे अभ्यर्थियों को है कि टेस्ट सीरीज हल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा पहले की है। मैं आपको प्रिय अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं वो टेस्ट सीरीज औसत से कठिन पूछ रहे हैं प्रश्न। बहुत सारे अभ्यर्थी, किसी के 61 प्रश्न बन रहे हैं कट कटा के, किसी के 71 बन रहे हैं, किसी के 58 भी बन रहे हैं। तो मेरे को 1-2 अभ्यर्थी मिले थे कि किसी कोचिंग संस्थान का कोर्स ले रखा है और उसमें से वो प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, तो उनके प्रश्न कट कटा के 1/4 अंकों का नकारात्मक अंकन करने के बाद उनके अंक कम आ रहे हैं, तो वो हतोत्साहित हो रहे हैं। तो मेरा मानना है प्रिय अभ्यर्थियों, मेरा ये व्यक्तिशः मानना है कि आपको टेस्ट सीरीज औसत या औसत से थोड़ा सरल पूछा जाए इस तरह की हल करनी है। आप औसत से कठिन की टेस्ट सीरीज हल करोगे, टेस्ट सीरीज हल करनी चाहिए, मैं ना नहीं कह रहा। आप औसत से कठिन प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं, ऐसी आप टेस्ट सीरीज हल करोगे और आपके अंक कम आए तो आप थोड़े हतोत्साहित हो जाओगे, आपका उत्साह थोड़ा कम हो जाएगा। टेस्ट सीरीज से आपका चयन हो जाए ऐसा वो सुनिए, टेस्ट सीरीज से आपका मूल्यांकन होगा कि मेरे को कितना याद है, मेरे को कितना तैयार करने की जरूरत। बिल्कुल टेस्ट सीरीज हल करनी चाहिए, लेकिन आप टेस्ट सीरीज से हतोत्साहित हो रहे हो या किसी कठिन ऐसी संस्था है जिसने टेस्ट सीरीज को कठिन बनाया है बहुत, ना आप हल कर रहे हो तो आप हतोत्साहित होंगे। तो उसकी तुलना में मेरा मानना है कि आप वो टेस्ट सीरीज हल मत करो। मैं परीक्षा के पहले मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ली। ऑफलाइन में क्या होता था कि आपको जो आप हल करो उसमें टेस्ट सीरीज में टेस्ट हल करने से आपका टाइम मैनेज करने में आपको फायदा रहेगा। तो आप 2-3 टेस्ट हल कर दो, काफी है। मैं कह रहा हूं आप उसमें नंबर मिलाओ, कितने बड़े कट कटा के नंबर मिलाओ तो भी ठीक है, नहीं मिलाओ तो भी ठीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज के द्वारा आपका चयन होगा या नहीं होगा ये कोई मायने नहीं रखेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंतिम 5 दिन पहले हल किए तो हल की है आपने तैयारी के लिए, आपका मूल्यांकन के लिए, वो जरूरी भी है, नहीं ठीक है। लेकिन परीक्षा के अब 10 दिन या 15 दिन बचे हो ना, आपको इतनी औसत से कठिन प्रश्न पूछे जा रहे, ऐसी टेस्ट सीरीज को मेरा मानना है नहीं हल करना चाहिए। अब परीक्षा के अंत में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हल कर दो तो टाइम मैनेजमेंट किस तरह होगा वो पता पड़ेगा, और उसमें भी अंक आपके कितने सही है कितने गलत है वो तो पहले मूल्यांकन कर लिया। अब अंतिम समय आपको लगे कि मेरे अंक कितने बने वो देखना तो देख लो, नहीं देखना तो भी चलेगा। नहीं, मैं तो यूं कह रहा हूं कि अंतिम समय में आप 1 टेस्ट हल कर लो, कोई दिक्कत है। नहीं तो आपने वो खूब टेस्ट हल किए, 1 या 2 हल करना है तो कर लो, और पूरा प्रश्न पत्र हल करना तो कर लो, वो भी ऑफलाइन। नहीं, उसके बाद 5 दिन में कोई टेस्ट सीरीज को आपको हल नहीं करना। ऑफलाइन 1 प्रश्न पत्र हल करना है तो कर लो, बाकी ये तो कम से कम मटेरियल, अब सभी मैटर आप हटा दो। अंतिम 5 दिन बचे हैं, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो आपने हाईलाइटर किए, उनको आप नज़रों से निकालते जाओ, वही है। तो इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में कि आपकी परीक्षा 1 तारीख को है, तो 1 तारीख के पहले दिन 6 बजे के पूर्व आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ने का मतलब है कि आपकी परीक्षा 1 दिसंबर को है, तो आप 30 नवंबर को 6 बजे के बाद आपको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका मेरा मानना है कि आपको आपका दिमाग है वो शांत होना चाहिए। नहीं तो आप देर रात तक पढ़ते रहे, फिर सुबह पढ़ते रहे, तो आपका मस्तिष्क वहीं। तो मेरा मानना है कि आपको परीक्षा के पहले दिन 6 बजे न कुछ एक आपको देखना है तो रात को 10 बजे तक जो भी कुछ देखना है वो तो देख लिया। उसके बाद आपको मैं तो 6 बजे कह रहा हूँ, लेकिन कुछ देखना है तो रात को 10 बजे के बाद आपको पढ़ाई पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए, आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए 6 बजे के बाद। और 6 बजे के बाद और कुछ देखना है तो 10 बजे के बाद आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। और दूसरे दिन परीक्षा मान लो शाम की शिफ्ट में 2:30 बजे, तो भी आपको सुबह से लगा के 2:30 बजे तक आपको नहीं देखना है, नहीं तो आपका ब्रेन
आप पढ़ने में लगोगे तो आपका पूरी शक्ति एनर्जी वहाँ खर्च हो जाएगी, तो आप परीक्षा में प्रश्न पत्र अच्छे ढंग से आप हल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो पढ़ लिया, अब लास्ट में कुछ होने वाला है नहीं। तो लास्ट में परीक्षा के एक दिन पूर्व आपको 6 बजे बाद पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और वह परीक्षा तक, है ना। शाम को शिफ्ट हो तो सुबह भी आपको नहीं पढ़ना चाहिए। जो देख लिया याद है वो याद है, कुछ नया कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप पढ़ते ही रहे, एनर्जी वहाँ आपने खर्च कर दी तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मेरा जो मानना है, जो मेरा अनुभव है वो बता रहा हूँ कि परीक्षा के एक दिन पूर्व 6 बजे के बाद आपको पढ़ाई छोड़। मेरा मानना है कि आपको परीक्षा आपके सुबह 9:30 बजे, तो 1 घंटा पहले प्रवेश की अनुमति है 8:30 बजे, तो 1 घंटा तो विभाग ने दिया है। लेकिन मेरा मानना है कि 1 घंटा और आपको पहले पहुंचना होगा, 7:30 बजे पहुंचना होगा। क्योंकि आपने जरा सी चूक कर दी, जरा सी ट्रैफिक लग गई, जरा सी जाने में गाड़ी में दिक्कत आ गई, तो आप जरा सा 1 मिनट भी लेट हो गए तो आपको शामिल नहीं करेंगे। एक 9:30 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी परीक्षा 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, 2 शिफ्ट में होगी। तो आप को 9:30 बजे परीक्षा है, परीक्षा केंद्र पर 8:30 बजे पहुंचना है, तो आपको खाना हल्का सा नाश्ता करके जाना है। बहुत सारे अभ्यर्थी बिना नाश्ता किए ही बैठ जाते हैं, तो आप अच्छे ढंग से परीक्षा नहीं दे पाओगे। इसलिए आपको छोटा मोटा नाश्ता या फल फ्रूट जो भी है वह खाकर ही परीक्षा देनी है। सुबह की शिफ्ट वाले में को अभ्यर्थी को मैं कह रहा हूँ कि आपको हल्का नाश्ता या फल फ्रूट खाकर ही परीक्षा में बैठना है। अब दूसरी शिफ्ट वाले अभ्यर्थी को कहना चाहूंगा कि आपका परीक्षा केंद्र कहीं भी आए, 2:30 बजे परीक्षा है, 1:30 बजे एंट्री है, तो आपको दोपहर का खाना खाकर ही बैठना है। आप ये मत सोचो कि मैं पोहा या कचौरी या समोसे से काम चला लूंगे। आप ये मत सोचो कि हम नाश्ते से काम चला लेंगे। आपको खाना खाकर ही 2:30 बजे परीक्षा में 2:30 बजे दूसरी शिफ्ट वाले अभ्यर्थी को खाना खाकर ही परीक्षा में शामिल होना है। क्योंकि खाना खाओगे तभी आपको अच्छे ढंग से परीक्षा दे पाओगे। नहीं तो आपने हल्का सा नाश्ता किया तो अच्छे ढंग से परीक्षा नहीं दे पाओगे, आपको सिर दर्द हो जाएगा। तो परीक्षा देने जाओ तो परीक्षा के एक दिन पूर्व या परीक्षा केंद्र के बाहर आपको किसी अभ्यर्थियों से प्रश्नों को लेकर अब चर्चा नहीं करनी। बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के बाहर और ये परीक्षा के एक दिन पहले रात को वो चर्चा करते रहते। इसका उत्तर ये अभ्यर्थियों कि परीक्षा के दौरान, अब परीक्षा के दौरान बात आ गई, परीक्षा के दौरान आप परीक्षा केंद्र पर, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स से गणित है, घड़ी लगी हुई रहेगी। घड़ी नहीं लगी हो तो आपको वीक्षक महोदय को पूछना होगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो बोलेगा वह आगे बढ़ेगा, जो नहीं बोलेगा वो रोएगा, जो नहीं बोलेगा वो रोएगा। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं कि आपके परीक्षा केंद्र पे घड़ी नहीं, परीक्षा केंद्र में आपके कक्ष में घड़ी नहीं हो तो आपको वीक्षक महोदय को समय समय पर पूछते रहना है। अगर आप पूछते रहे तो आप टाइम मैनेजमेंट करते हुए प्रश्न पत्र को अच्छे से हल कर पाओगे। बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं पूछ पाते हैं, तो फिर अंत में इतना समय हो गया ना, अब अंत में 15 मिनट बच्चे यूँ बोला ना, आपके गणित के पूरे प्रश्न रह गए, तो आप अचानक आप हतोत्साहित हो जाओगे। तो इसलिए मैं प्रिय अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि वीक्षक महोदय को आप प्रेम पूर्वक आप समय समय पर पूछते रहे। वीक्षक महोदय आपको ज़रूर बताएंगे। 1 घंटा हो गया, फिर उसके बाद 1 घंटे पूछ लो, फिर उसके बाद आधे घंटे पूछ लो, तो समय समय पर आप वीक्षक महोदय को पूछते हुए प्रश्न पत्र को हल करना है। दूसरी मैं बात बताऊंगा कि परीक्षा के दौरान अगर आपके साथी कोई अभ्यर्थी हैं, वो बहुत बोल कर प्रश्न पत्र हल कर रहा है ना, आपको लग रहा है आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपको व्यवधान हो रहा है प्रश्न पत्र हल करने में, तुरंत वीक्षक महोदय को बोलो, सर ये साथी अभ्यर्थी हैं। मैं कह रहा हूं आपको प्रेम पूर्वक ही बोलना है, क्योंकि परीक्षा के दौरान, परीक्षा के पूर्व या परीक्षा में प्रश्न पत्र का हल करने के दौरान किसी भी आपको तनिक भी बहस नहीं करनी है, बिल्कुल शांत रहना। आपको जो भी काम करना प्रेम पूर्वक कहना, क्योंकि आप एग्रेसिव हो जाओगे तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको गुस्से में आ जाओगे तो आप नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रिय अभ्यर्थियों, आपको शांत से सहज होकर धैर्य द्वारा ही आपको प्रश्न पत्र हल करना है। और प्रश्न पत्र हल करने के दौरान आपको किसी से बहस नहीं करनी है कि
परीक्षा के दौरान वीक्षक महोदय, क्योंकि एक कक्ष में 2 वीक्षक महोदय होते हैं, वीक्षक महोदय किसी उनके वो सामान्य मसला होता है, उनके वो सामान्य चर्चा होती है, लेकिन वह जोर जोर से बहस करने लगते। अब परीक्षा आपका एग्जाम है, आपकी परीक्षा है, आपका जीवन, वीक्षक महोदय जो चर्चा कर रहे हैं ना, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप अगर आप नहीं बोले तो आप नुकसान उठाओगे, आप फेल हो जाओगे। तो उसकी तुलना में आप प्रेम पूर्वक बोलो। मैं चाहूँगा कि आप प्रेम पूर्वक ना वीक्षक महोदय को ना बोल दो, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि प्रिय अभ्यर्थियों कि आपका परीक्षा केंद्र अगर दूर आए, मैं वागड़ के तमाम अभ्यर्थियों को कह रहा हूँ कि आपका परीक्षा केंद्र दूर आए, उदयपुर आए, तो मैं कह रहा हूँ अगर आपका परीक्षा केंद्र आपके ज़िले में आए या ज़िले के नज़दीक ज़िले में आए तो आप चले जाओ उस दिन तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा दूर है, बांसवाड़ा के अभ्यर्थी हैं उनका आ जाए उदयपुर, तो 50 किलोमीटर से अधिक हैं, अधिक दूरी पे आपका तो मेरा कहना है कि आपको पहले दिन ही जाना होगा, क्योंकि मैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे की पूरी की उम्मीद है, मुझे पूरी की तमन्ना है कि बहुत सारे अभ्यर्थी को सफलता उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मैं पशु परिचर के अभ्यर्थियों में दिल से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आपको एक दिन पहले ही जाना होगा। आपके बांसवाड़ा के अभ्यर्थी हैं, वागड़ के अभ्यर्थी हैं, बांसवाड़ा के अभ्यर्थी हैं, तो उनको पहले एक दिन, जैसे कि आपकी परीक्षा 2 तारीख को है, भले वो 2:30 बजे है दूसरी शिफ्ट में, फिर भी आपको 1 बजे जाना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों की 3 तारीख को सुबह की शिफ्ट में, तो उनको 2 तारीख को शाम को जाना होगा। तो पहले दिन आपको वहाँ पहुँच जाना होगा, क्योंकि ठंड का समय है, इसलिए आपको पहले दिन पहुँच जाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। नहीं, पहले दिन आप जल्दी पहुँच के, अब जल्दी 8-9 बजे के पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए, हल्का भोजन ही करना चाहिए, तो आप हल्का भोजन कर लेना। देखो, मैं अंतिम रूप से कहना चाह रहा हूँ मेरे पशु परिचर के प्यारे अभ्यर्थियों को, मेरे वागड़ के तमाम पशु परिचर के अभ्यर्थियों को मैं अंतिम रूप से पशु परिचर भर्ती परीक्षा की सफलता के लिए दिल से शुभकामनाएं दूंगा। बेस्ट ऑफ लक। आत्मविश्वास के साथ जाइए, मैंने भरसक तैयारी करी है और मेरे को ज़रूर सफलता मिलेगी। विश्वास के साथ जाइए, मैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा क्रैक करके आऊँगा, मैं सर्वोच्च अंक बना के आऊँगा। तो आप इस तरह आप जाइए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। माँ सरस्वती अपना ऋण जरूर चुकाती है। जो जितना पढ़ा है, जिसने जितनी मेहनत की है, उसको फल ज़रूर मिलेगा। तो पशु परिचर के मैं प्रिय अभ्यर्थियों को कहूँगा, आपको परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और मैं अंतिम रूप से मेरे पशु परिचर के अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा, अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और इस वीडियो क्लास को आप अधिक से अधिक पशु परिचर के अभ्यर्थियों तक आप शेयर करना। आप किसी की मदद करोगे तो भगवान आपकी ज़रूर मदद करेंगे। धन्यवाद।